नमस्कार, खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निशांत सरदाना। आज हम बात करेंगे तीसरी लहर और बूस्टर डोज की। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अगले 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर अहम साबित हो सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य और टीकाकरण पर गठित टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने इसकी चेतावनी देते हुए राज्यों से इसके लिए पूरे तरीके से तैयार रहने को कहा है। इसी के साथ ही उन्होंने लोगों से इन 2 महीनों के त्योहारी सीजन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस के पालन की भी अपील की है। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि भले ही देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहतर हुई हो और केरल में भी स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए हमें अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं आनी देनी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकारों से लेकर नगर निकायों तक को कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर अस्पतालों में पर्याप्त बेड और अन्य तैयारियों को पूरा करने को कहा है। तीसरी लहर के लिए स्वास्थ्य ढांचे को तैयार करने के लिए केंद्र ने 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज की भी घोषणा की थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों इस पैकेज के अमल की समीक्षा की। जिला और ब्लॉक स्तर पर कोविड बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और इलाज के लिए जरूरी दवाओं का स्टॉक भी तैयार किया जा रहा है। डॉक्टर वीके पॉल ने तीसरी लहर को रोकने के लिए लोगों को फेस्टिव सीजन में भारी भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के साथ साथ वैक्सीन लेने की भी अपील की है। तीसरी लहर के बीच बूस्टर डोज को लेकर भी अब बहस छिड़ गई है। कुछ देशों में इसे स्वीकृति मिल गई है, लेकिन भारत में अभी कोरोना की बूस्टर डोज नहीं आई है। इसके बावजूद खबर आ रही है कि मुंबई के कई अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों और नेताओं को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। हालांकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर प्रदीप व्यास का कहना है कि ये लोगों को गुमराह करने के लिए है। हो सकता है कि कुछ केसेस में वैक्सीन की तीसरी डोज फायदा करे, लेकिन बावजूद इसके लोगों को वैज्ञानिक नतीजों का इंतजार करना चाहिए। भावनाओं में ना बहें। मेडिकल जर्नल नेचर में प्रकाशित कई देशों के वैज्ञानिकों के संयुक्त अध्ययन में यह कहा गया कि कोरोना टीका लेने के बाद भी स्वास्थ्य कर्मचारी डेल्टा वेरिएंट के चलते संक्रमण की चपेट में आ गए। ऐसे हालत में जल्द बूस्टर डोज देना जरूरी होगा। टीकाकरण को लेकर गठित राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति के एक सदस्य के मुताबिक कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बूस्टर डोज पर चर्चा चल रही है। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीकाकरण के 6 महीने बाद बूस्टर डोज देने का फैसला हो सकता है। कई विकसित और धनी देशों ने कोविड-19 के खिलाफ बूस्टर डोज देने का निर्णय लिया, तो वहीं आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि बूस्टर खुराक इस समय वैज्ञानिक चर्चा में केंद्रीय विषय नहीं है। 2 खुराक का पूर्ण टीकाकरण प्राप्त करना एक प्रमुख प्राथमिकता है और कई एजेंसियों ने कहा कि एंटीबॉडी के स्तर को नहीं मापा जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास सेल्युलर इम्यूनिटी, एंटीबॉडी इम्यूनिटी या फिर म्यूकोसल इम्यूनिटी हो सकती है जो बनी रहती है। ऐसे सवाल हैं कि तीसरी लहर को लेकर किस तरह की तैयारियों की जरूरत है। क्या हमारी तैयारियां पूरी हैं? क्या तीसरी लहर में कारगर साबित हो सकती है बूस्टर डोज? बूस्टर डोज को लेकर केंद्र सरकार अपना फैसला कब सुनाएगी, कब लेगी फैसला? जानेंगे विशेषज्ञों की राय और इस पर चर्चा करेंगे, इस पर बहस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी इसमें जुड़ेंगे। बता दें आपको कि हमारे साथ डॉक्टर एम वली, सीनियर डॉक्टर गंगाराम हॉस्पिटल, वो जुड़ रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार, सीनियर डॉक्टर धर्मशिला हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर एम वली, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि दूसरी लहर ने जिस तरीके से कहर बरपाया, अब तीसरी लहर की आशंका आ रही है, एक डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में तीसरी लहर और बूस्टर डोज कितना जरूरी है? देखिए, ये बहुत समय समय पर कोरोना मजबूर करता है कि हम नए डिस्कशंस करें, और ये आज का डिस्कशन उसी की श्रृंखला में निशांत एक एडिशन है। देखिए, बहुत से आपने अभी बहुत अच्छा एक शब्द यूज किया जो दीदी आईसीएमआर के भी रेफरेंस से आया कि विकसित और धनी देश। विकसित और धनी देशों को पूरी आजादी है कि वो कुछ भी ट्रायल करते रहे, लेकिन हम लोग जो है वो इंटरनेशनल डाटा पे डिपेंड करते हैं, हम जरूरत पे डिपेंड करते हैं, हम क्लिनिकली वर्नरेबल पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं। अभी हमारे यहाँ बच्चों के लिए भी टीकाकरण करना है। देखिए, मैं बताऊँ आपको, जर्मनी, फ्रांस जैसे कुछ देशों ने कुछ स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए 3rd बूस्टर डोज की सिफारिश की है। इसी तरह से यूएस एफडीए का आज इंतजार है वहां बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि आज वो इजाजत देंगे उनके यहाँ 3rd डोज दी जाए या नहीं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट निशान इसमें ये होता है कि हम किस
पॉपुलेशन के लिए इसकी बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल। इसका एक शब्द होता है क्लिनिकली वर्नरेबल, लेकिन अब तक जी। की जो सॉलिड लैंसेट की स्टडी है, जो हमारी बाइबिल है, वो ये कहती है कि अभी इस समय इंडिया जैसे देश को थर्ड बूस्टर डोज या बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। अभी हमें अपने टीकाकरण अभियान को और सशक्त बनाना है, और आज प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर हमको शाम तक के देखना है जी। कि हमारे देश ने कितनी ज्यादा वैक्सीन लोगों को दी हैं। आपके चैनल से मैं प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई भी देता हूं और संकल्प भी लेता हूं कि हम सब उनके टीकाकरण अभियान में पूरा देश उनके साथ है, और आज हम जी। बहुत ही एक अचंभित करने वाला नतीजा दिखाने वाले हैं, और सब लोगों से आग्रह करता हूं कि आगे बढ़े और टीका लगवाएं। जी। डॉक्टर अंशुमन कुमार भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अंशुमन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या पहली प्राथमिकता हमारी ये होनी चाहिए कि बच्चों को भी वैक्सीनेशन लगे, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो दोनों डोज ली है, कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक एक डोज भी नहीं लिया है, तो प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? जी, पहली प्राथमिकता ये होती है कि मैक्सिमम एडल्ट दोनों डोज लग जाए, और कोविशील्ड के डोज में जो अंतराल बहुत ज्यादा था वो कम किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी लोग कवर हो। ने भी अपना प्रोटोकॉल रिवाइज कर दिया जब वहां पे डेल्टा वेरिएंट शुरू रहा। उसके बाद की प्राथमिकता बच्चों में 12 से 18 साल और उसके बाद 2 साल से ऊपर के सभी बच्चों में वैक्सीन का प्रोसेस है, नेजल स्प्रे वैक्सीन में। जैसे ये पूरा होता है तब हम ट्रांसमिशन चेन तोड़ने में कामयाब होंगे। प्राथमिकता अभी हमारी फिक्स है, मैक्सिमम से मैक्सिमम एडल्ट को इम्यूनाइज कीजिए, उसके बाद बच्चों को इम्यूनाइज। ठीक है। डॉक्टर एमवली, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हमको अभी वैज्ञानिक नतीजों का इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि हम दूसरे देशों को देख रहे हैं वहां पर बूस्टर डोज लगाई जा रही है तो हम भी उनके पीछे चलकर बूस्टर डोज के बारे में सोचने लग जाएं, क्योंकि हमने देखा कि अभी तक बच्चों को भी वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है? नहीं, हमको इसमें जल्दबाजी नहीं कहेंगे, हमें जरूर जी। इट विल बी ए नीड बेस्ड डिसीजन, और हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज हैं, ICMR है और FDA जैसी भी अथॉरिटी है, और हमारे यहाँ हर एक अपना भाव प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है। इतने बड़े देश में इतनी सारी आवाजें हैं, और जैसा कि अभी आपने बताया जो महाराष्ट्र से खबर आ गई ऐसी, वहाँ पे भी ऐसा अभी कोई सिनेरियो नहीं है। तो ये सब मिला के, और मैंने अभी ये कहा है कि लैंसेट जो हमारा बहुत ही रिलायबल जर्नल है, उसमें बहुत जल्दी कुछ आने वाला होगा। अगर इस तरह होगा तो हम इन सबका संज्ञान लेकर अपनी उस पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करेंगे जिसके लिए हम थर्ड डोज की बात कर रहे हैं, हर एक के लिए नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तो कहना बहुत आसान है कि जी वैक्सीनेशन से सबको इम्यूनिटी नहीं होती। अब उसको कैसे पकड़ेंगे? आपने 1 लाख आदमियों को आज वैक्सीनेशन किया, तो उसमें से आप ये कैसे स्पॉट करेंगे कि किसको इम्यूनिटी नहीं बनेगी दो महीने बाद? तो ये तो एक बहुत ही एक चोरम हो गई, एक स्टैटिस्टिकल वो हो गया, पजल हो गई, और एक इस तरह की बात हो गई। और कौन सी कंपनी एक्सेप्ट करेगी कि मेरा टीका इसमें करामत नहीं है? तो हम तो ये मानते चल रहे हैं ना कि जिसको टीका लग रहा है उसको इम्यूनिटी हो रही है, तो इसमें हमें थर्ड बूस्टर डोज की तो अभी बात ही नहीं करनी। मेरे हिसाब से अभी जो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी, वो अगर पड़ेगी तो बहुत ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को, जो एल्डरली है, मोर देन 60 ईयर्स है, और जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, 2 ग्रुप्स को हमें जरूरत पड़ेगी। और जैसे कि आपने शुरुआत में कहा, सवाल भी पूछा डॉक्टर से, मेरे कुलीग से, डॉक्टर अंशुमन से, कि में अभी बहुत ज्यादा फिक्र करना है, और कुछ उन विकासशील विकसित देशों में जहाँ पे बूस्टर डोज दिया गया है, मैं आपको बताऊं, उन्होंने बच्चों को भी दिया है, 12 साल से 15 साल के उम्र के बच्चों को दिया है। रिपब्लिक ने दिया है, जर्मनी ने दिया है 12, और फ्रांस ने दिया है 12 साल से कम के बच्चों को। तो ये उन्होंने बच्चों को इंक्लूड किया है। तो हम ऐसा कोई आइसोलेटेड डिसीजन नहीं लेंगे, और आपका चैनल बहुत जिम्मेदार चैनल है। मैं उसके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इसमें कोई एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है, कोई रेस फॉर टेस्ट ऑफ एंटीबॉडी की जरूरत नहीं है, कोई इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस करने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने दोनों डोजेज लीजिए, और वो लोग उसके बाद जो सफर कर चुके हैं कोरोना के बाद, वो उनको इम्यूनिटी की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। जिन लोगों को टीके लगे हैं दोनों, उनकी भी इम्यूनिटी की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। और आप इंतजार कीजिए,
कुछ ऐसी भी स्टडी आएंगी जो ये बताएंगी कि 2 टीकों के बाद हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो अभी हमको थोड़ा इंतजार करना है और जल्दीबाजी नहीं करनी है, और हमको अपने बच्चों को बचाना है, मास्क को लगाना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। और हम और डॉक्टर अंशुमन बार बार आपके चैनल पे ये बात बोलते हैं कि मास्क और कोविड एप्रोप्रिएट। देखिए, मैं इसी पर आ रहा हूँ, मास्क की ही अब बात कर लेते हैं। डॉक्टर अंशुमन, मास्क पहनना कितना जरूरी है? लोगों को लगता है कि दूसरी लहर चली गई, तीसरी लहर आएगी नहीं आएगी, अब हमको मास्क नहीं पहनना चाहिए, लेकिन आप अच्छे से समझाइए कि मास्क हमारे लिए कितना जरूरी है। बिल्कुल, इसको इस तरह समझे वही से आपने बिल्कुल साफ साफ कहा कि बार बार आपके चैनल के माध्यम से हम लोग आगाह करते हैं, हेलमेट नहीं पहनने के कारण रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कारण जाने जा रहे हैं। फिर भी लोगों को पुलिस का डर दिखाया जाता है हेलमेट पहनने से। ये मास्क का है। बीच में आपने देखा होगा यूएसए ने कुछ अपने स्टेट को कहा कि मास्क का डिसीजन आप ले सकते हैं, आप फ्री हैं अगर मास्क फ्री स्टेट करना चाहते हैं। कुछ स्टेट ने मास्क फ्री किया, उसका नतीजा आपने देख लिया यूएस में किस तरह से कोविड वेव अभी चला है। सिमिलरली इंडिया ओवर क्राउडेड कंट्री है, मतलब जितनी आबादी पर स्टेट होनी चाहिए कुछ एरिया में बहुत ज्यादा है, और उस एरिया में हम ये कहते हैं कि मास्क फ्री अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि परसेंटेज ऑफ वैक्सीनेटेड लोग कम है, हर्ड इम्यूनिटी हुई नहीं है आपकी, डेल्टा प्लस वेरिएंट मौजूद है, फर्दर वेरिएंट की पॉसिबिलिटी है, और भीड़ भाड़ की जगह पे तो बिल्कुल सामान्य तो एप्रोप्रिएट तरीके से बल्कि बार बार बताते हैं कि एप्रोप्रिएट तरीके से कैसे मास्क लगाना चाहिए, उसको अभी भी लगाना पड़ेगा। अभी एहतियात बरतें, जी बिल्कुल लापरवाही ना करें। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमन, आपने बहुत खूब कहा कि हमको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि तीसरी लहर का खतरा लगातार मंडरा रहा है। लगातार हम तीसरी डोज को लेकर, बूस्टर डोज को लेकर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि तीसरी लहर की आशंका लगातार बनी हुई है। दूसरी लहर ने जिस तरीके से कहर बरपाया उसको लेकर चिंताजनक स्थिति बनी थी और अब इस बात का डर है कि कहीं तीसरी लहर उससे ज्यादा खतरनाक ना हो। इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एम्बली हमारे साथ हैं। डॉक्टर एम्बली, आपसे जानना चाहेंगे अब कि आगे फेस्टिव सीजन आ रहा है, दिवाली की बात करें, दुर्गा पूजा की बात करें, तो ऐसे में कितना जरूरी हो जाता है कि हम इन फेस्टिवल्स को अपने घर पर रहकर मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करें कि हम कोरोना कैरियर नहीं वॉरियर बने और ऐसे केसेस को हम रोक सके। बहुत अच्छा आपने कहा, हम कोरोना कैरियर नहीं बल्कि कोरोना वॉरियर बने। और देखिए, जितने भी धार्मिक लोग हैं वो इस बात से एग्री करते हैं कि भगवान हमारी नियत देखता है, भगवान को दिखावा पसंद नहीं है। ये किसी भी धर्म में नहीं है कि आप दिखावा करिए, आप दान पुण्य या फेस्टिवल मनाइए, उसमें जितना आप मन से सद्भाव से जुड़ेंगे उतना ही आपका वो फेस्टिवल में जुड़ना कामयाबी की दलील होगा। इसके लिए हम सबसे पहले ये कहते हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाया जाए। दूसरा, आपको मास्क लगा के जाना है। तीसरा, आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। अभी हमने गणेश उत्सव में देखा कि गणेश उत्सव चल रहा है और लोगों ने बहुत ही धैर्य का और बहुत ही अनुशासन का उसमें परिचय दिया। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में जहाँ गणेशोत्सव उनकी जान है, बिल्कुल बहुत जबरदस्त वहाँ फेस्टिविटीज होती हैं, और दही हांडी जैसे ऐसे बच्चों में फेस्टिविटीज होती हैं जो कि उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हमने देखा कि उन्होंने अदम्य अनुशासन का जो है प्रदर्शन किया और बहुत ज्यादा उन्होंने डिसिप्लिन दिखाया। तो इसी तरह से हम ये कहेंगे कि दीपावली भी जो मेल मिलाप का त्योहार है और जो अंधकार को प्रकाश से बदलने का त्योहार है, हम हर त्योहार के थीम को और आने वाले नवरात्र के थीम को समझें और धर्म की जो आस्था है उसको और मजबूत करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कोरोना को भी हराएंगे और अपने दूसरे दुश्मनों को जिनके प्रति हम त्योहार मनाते हैं, जैसे अंधकार है, अज्ञान है और इलिटरेसी है, इन सब को हम हराएंगे। और माँ लक्ष्मी की पूजा तो घर पे ही होती है दिवाली में, और इसमें दिखावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सादे पर्व हम जब मनाते हैं तो वो अच्छे होते हैं, उनमें वेस्टेज भी कम होता है। इसी तरह पटाखों में बहुत से लोग अपने पैसे की मैं ये तो नहीं कहूँगा बर्बादी करते हैं, बट मनोरंजन के लिए अपने पैसे का दुरुपयोग करते हैं। तो हम इस तरह से अनुशासित रह के हम वो पैसा बचा के कोरोना से पीड़ित लोगों की मदद में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके खानों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके घरों में
बहुत ज्यादा मदद करके इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और वो उस पैसे का ये सबसे बड़ा सदुपयोग होगा और इस पे ज्यादा हमको पुण्य मिलेगा जी। बहुत ज्यादा ये समझने की बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ। मैं खुद भी एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ और हम हर पर्व को मनाते हैं उल्लास के साथ और उसकी जो थीम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है डॉक्टर अंशुमन, आपसे जानना चाहेंगे कि न्यू नॉर्मल की हम बात करते हैं कि अब ये न्यू नॉर्मल है कि हमको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बार बार अपने हाथों को धोना है, सैनिटाइजर का उपयोग हमको करना है, लेकिन जो कुछ लोग हैं वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्या अभी भी वो वक्त है, तीसरी लहर से अगर हमें जीतना है, तीसरी लहर को अगर हमको हराना है तो इस न्यू नॉर्मल को हमको अडेप्ट करना होगा? जी, अच्छी बात आपने कही है कि न्यू नॉर्मल की बात बिल्कुल सच है कि आदतन हिंदुस्तान में सैनिटेशन, स्वच्छता और हाइजीन की ट्रेनिंग बचपन से नहीं दी जाती जैसे बाकी मुल्कों में बिल्कुल पार्ट ऑफ सिविक कल्चर माना जाता है, हिंदुस्तान में नहीं है। इसके कारण आप देखते हो ट्यूबरकुलोसिस आज भी हिंदुस्तान में इतना कॉमन है। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हर साल होता है, मतलब जो सांस या खांसी या बातचीत करने में जो बीमारियां फैलती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। मास्क लगाने से या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने से इनके केसेस भी कम हुए हैं। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, अलग अलग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और ट्यूबरकुलोसिस के केसेस कम हो रहे हैं जी। तो ये कहना कि हिंदुस्तान जैसे कंट्री के लिए अगर ये न्यू नॉर्मल हो रहा है, या एक स्टडी बड़ी अच्छी आई थी कि कौन कौन से कंट्री में लोग कितनी दूरी पे खड़े होकर बात करते हैं, तो हिंदुस्तान उसमें एक ऐसा कंट्री था, पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, जिसमें लेस देन 1 मीटर पे लोग खड़े होकर बात करते हैं। जी। यूरोपियन कंट्री में देखा गया है कि कम से कम 2 हैंड डिस्टेंस पे खड़े होकर बात करते हैं, तो इसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का चांस काफी रहता है। तो ये अच्छा मौका मिला है कोविड के बहाने, अगर आप अपनी आदत में डाल दें कि भीड़ में न खड़े हों तो बिल्कुल नजदीक न खड़े हों, मास्क का उपयोग करें, अगर दोनों व्यक्ति मास्क का उपयोग करें तो और भी बचें। तो इस न्यू नॉर्मल को अभी मानना पड़ेगा। जब अब हालांकि एंडेमिक हो चुका, कोरोना एंडेमिक है हमारे यहाँ, और लहर जैसी कोई चीज मेडिकल बुक में नहीं होती है वेव जैसी, केसेस तेजी से बढ़ने लगते हैं नेशनल लेवल पे, तो उसको हम वेव कर देते हैं समझाने के लिए। डॉक्टर अंशुमन, डेल्टा वेरिएंट का खतरा भी लगातार बना हुआ था और ऐसे कई हम देख रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी हैं, आप कोरोना वॉरियर हैं जो कि लगातार सेवा कर रहे हैं लोगों की, लेकिन ऐसे लोगों में हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है लेकिन फिर भी लक्षण जो है वो उनके अंदर आ रहे हैं। तो क्या अगर ऐसे लोगों को बूस्टर डोज दिया जाए तो इनकी इम्यूनिटी माउंट होगी, इसका असर उन पर पॉजिटिव होगा? बिल्कुल, देखिए इसमें साइंटिफिक रिसर्च पेपर का जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक इस पे कंफर्मेशन के साथ कहना मुश्किल है। लेकिन ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जो हो रहा है हेल्थ केयर वर्कर में जिनको दोनों डोज लगी हुई है, उनमें देखिए समझना होगा संक्रमण और बीमारी में अंतर है। संक्रमित ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन में हो सकता है इंसान, हल्के फुल्के लक्षण आ सकते हैं क्योंकि IgA जिसको म्यूकोसल एंटीबॉडी कहते हैं ये नहीं बन रहा है प्रेजेंट वैक्सीन में। नेजल स्प्रे वैक्सीन में उम्मीद हम कर रहे हैं कि IgA एंटीबॉडी बनेगी और संक्रमण भी नहीं होगा। बीमारी होना मतलब अति गंभीर रूप किसी भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन में नहीं देखा गया है। इसलिए वैक्सीनेशन के बाद हतोत्साहित नहीं होना है कि जब हेल्थ केयर वर्कर भी बीमार हो रहे हैं, बीमार होने के लक्षण कम हैं और तादाद भी कम है, इसलिए इसको लगाना है, वैक्सीन लगाना है। थर्ड डोज बूस्टर डोज का ट्रायल चल रहा है, उसका रिजल्ट आ जाएगा तो ऑब्वियसली हेल्थ केयर वर्कर को पहले दिया जाएगा, वो दिया जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर एम वली, हमने देखा कि धीरे धीरे पूरे देश भर में हमने अनलॉक की प्रक्रिया देखी, अनलॉक कर दिया गया, हमको जो चीजें थी जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर रहे थे उसको अनलॉक कर किया गया, सुचारू किया गया। तो क्या तीसरी लहर से बचने के लिए जरूरत है कि दोबारा एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जाए? नहीं, लॉकडाउन तो खैर विश्व भर में इसकी जो है जरूरत नहीं महसूस की जा रही है। हमको बार बार मैं तो फिर वही दोहराऊंगा अपना सबक, लॉकडाउन तो नाक पे मुंह पे लॉकडाउन है, कदमों पे लॉकडाउन है। अगर आपको लगे कि हमको बाहर जाने से संक्रमण का खतरा है तो आप अपने पैरों पे लॉकडाउन करिए, और सबसे अच्छा लॉकडाउन मेरी नाक पे है, मेरे मुंह पे है, मास्क की शक्ल में। अगर ये 2 लॉकडाउन हमने पाबंदी से कर लिए तो फिर बाहर वाले लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ग्लोबली, इकोनॉमी का, एजुकेशन का, फाइनेंसेस का और सोशल कनेक्शंस का, और इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं लॉकडाउन में वो कंट्रोल में नहीं आती हैं। तो कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल है और वो सबसे अच्छा लॉकडाउन है, और हमें ऐसी वो आकांक्षा के साथ ये
फ्यूचर में सोचना भी नहीं है कि हमको ऐसी हम कोई बात करेंगे जिससे हमको आगे चल के लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। कुछ देशों ने ऐसा किया था कि सब चीज खोल दी थी, उसके बाद उनको दोबारा उसको इवन इजराइल के पास ये हुआ है। तो हमको उनसे सबक लेना चाहिए और हमको ये सोचना चाहिए कि आत्म अनुशासन जो है वो सबसे बड़ा लॉकडाउन है और इसके जरिए हम अपने देश को और अपने कोरोना के पेशेंट से और कोरोना के संक्रमण से और आपस में फैलने वाले कोरोना से हम बचा सकते हैं। तीनों तरह की हम रोकथाम कर सकते हैं। इसलिए हमको अनुशासन और अपना सेल्फ लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करना है और यही इसका इलाज है। और सैनिटाइजेशन के साथ और जैसे अभी डॉक्टर अंशुमन ने समझाया, मास्क लगाने के साथ और हमको इसको दूरी को बना के रखना सीखना है, अपने कल्चर में लाना है। और एंडेमिक हो रहा है तो इसलिए हमको इसके साथ रहना है। तो हमको अपने टीके पे और मास्क पे, दो चीजों पे बहुत जबरदस्त ध्यान देना है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। सेल्फ लॉकडाउन की आपने बात कही कि हमको बहुत जागरूक होना होगा, खुद भी हमें कोरोना वॉरियर बनना होगा कि अगर हम तीसरी लहर से लड़ना चाहते हैं या फिर हम इसको हराना चाहते हैं तो खुद हमें आगे आकर कोरोना वॉरियर बनना होगा ताकि हम इस तीसरी लहर को हरा सके। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन अभी वैज्ञानिक नतीजों का इंतजार करना होगा कि तीसरी लहर में बूस्टर डोज कितनी कारगर होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए एपीएन के साथ। नमस्कार।